आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संगठन किसी भी उद्योग अथवा प्रतिष्ठान के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी उद्योग या प्रतिष्ठान की सफलता व विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए किस प्रकार का संगठन काम में लाया गया है। प्रत्येक उद्योग में एक ही प्रकार का संगठन उपयोगी नहीं रहता है, परंतु उद्योग अथवा प्रतिष्ठान के आकार को व उत्पादन प्रक्रिया को देखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार का संगठन प्रयुक्त करना उचित रहता है। संगठन की संरचना को समझने के लिए इन्हें चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी उद्योग के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए निम्न चार प्रकार के संगठनों में से किसी एक को प्रयुक्त किया जाता है। लाइन या स्केलर संगठन, लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। जो दूसरी प्रकार का संगठन है वो है क्रियाशील संगठन और फंक्शनल संगठन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी तरीका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है लाइन एवं स्टाफ संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो चौथे प्रकार का संगठन है वो है लाइन स्टाफ व क्रियाशील संगठन और लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम सबसे पहले लाइन या स्केलर संगठन या लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन से हमारा क्या तात्पर्य है इसका अध्ययन करेंगे। इस संगठन को विभागीय संगठन या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इस प्रकार के संगठन में प्रबंधक के आदेश मिलिट्री के आदेशों के समान बिगैर किसी व्यवधान के माने जाने चाहिए। अर्थात जो मैनेजर ने कहा है वो नीचे वाले को उसकी अक्षरतः पालना करनी होती है। इस संगठन में प्राधिकार ऊपर से नीचे चलता है, इस कारण इसे लाइन या स्केलर संगठन भी कहा जाता है। लाइन संगठन के कुछ गुण हैं जो या एडवांटेज है। सर्वप्रथम, प्राधिकार स्पष्ट रूप से बटे होने से दायित्व एक दूसरे के ऊपर थोपे नहीं जा सकते हैं। अनुशासन कठोर रहता है। से हम लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे जो टॉप बॉस है वो है महाप्रबंधक। उस महाप्रबंधक के अंडर में है विक्रय प्रबंधक, जिसको कि सेल्स का काम करना है। उत्पादन प्रबंधक, जिसके अंडर में सारा उत्पादन या प्रोडक्शन आता है। और तीसरा जो है वो है लेखाकार या अकाउंटेंट, उसके अंतर्गत कार्यालय स्टाफ आता है। विक्रय प्रबंधक के अंडर में सेल्समैन और उत्पादन प्रबंधक के अंडर में फोरमैन और फोरमैन के अंडर में श्रमिक। तो इस प्रकार से ये एक लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है। जो तीसरा एडवांटेज है लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन का वो है इसमें निर्णय तुरंत होते हैं। व्यक्तिगत दायित्व निश्चित रहने से दोष आसानी से शीघ्रता से ज्ञात हो जाता है। ऊपर से नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति मशीन की तरह व्यस्त रहता है, अतः उत्पादन लागत कम होती है। समझने में बहुत ही सरल है। लचीला होने के कारण ठेका लेने तथा विस्तार करने में सक्षम है। अब हम लाइन संगठन या लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन के क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। विशेष योग्यता की कमी रहती है। विभागीय मुखियाओं के ऊपर कार्यभार अधिक होने के कारण विस्तार व आयोजना के बारे में नहीं सोच पाते हैं। कुछ व्यक्तियों के महत्वपूर्ण होने से उन पर कार्यभार बढ़ता है। दुर्घटना तथा सामग्री व श्रमिक के अव्यय के अवसर अधिक होते हैं। प्रबंधक के आदेश श्रमिक तक पहुंचाने में समय लगता है। फोरमैन के ऊपर कार्यभार अधिक रहने के कारण एक ही आदेश 2 बार हो जाने से अव्यय होता है। इसमें अच्छे व कुशल श्रमिकों को पारितोषिक प्रोत्साहन के रूप में नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन का जो उपयोग है वो
लघु व मध्यम आकार के उद्योग अथवा फैक्ट्रियों के लिए उचित रहता है। शक्कर, पेपर, तेल शोधन, कताई व बुनाई जैसे लगातार प्रकार वाले उद्योगों के लिए इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रहता है। और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा उपयोग वहां पर होता है जहां पर श्रमिकों की समस्याएं ना हो। जिन उद्योगों में स्वचालित संयंत्र लगे हैं वहां इसे प्रयुक्त करना उचित रहता है। जहां पर ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं वहां पर लाइन और स्केलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन काफी उपयोगी रहता है। दूसरे प्रकार के संगठन को हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। दूसरा प्रकार का जो संगठन है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या क्रियाशील संगठन। लाइन संगठन में ऐसे फोरमैन की आवश्यकता होती है जो सभी कार्यों में निपुण होता हो। इस प्रकार का फोरमैन मिल पाना प्राय असंभव होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और क्रियाशील संगठन में यह कमी काफी हद तक दूर हो जाती है क्योंकि फोरमैन का कार्य विभिन्न योग्यता के क्रियाशील व्यक्तियों में बढ़ जाता है। अर्थात लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन में जो फोरमैन होता है वो ही उसी को सब कार्य करना होता है, परंतु फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल के अनुसार, फंक्शंस के अनुसार अलग अलग फोरमैन्स को कार्य सौंपा जाता है। जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण होता है वो कार्य उस व्यक्ति को दिया जाता है। यह संगठन इस प्रकार लाभप्रद है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति अलग क्षेत्र में योग्यता रखता है तथा वह श्रमिक पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। क्रियाशील संगठन को हम जो चित्र है इसके माध्यम से समझ सकते हैं। इसके अंतर्गत गैंग बॉस या टोली नायक, स्पीड बॉस उसका काम गति से रिलेटेड है, रिपेयर बॉस वो उसका कार्य रिपेयर से रिलेटेड है, निरीक्षक या इंस्पेक्टर जिसका कार्य इंस्पेक्शन से रिलेटेड है, और इसके अंडर में वर्कर आ रहे हैं। तो हर एक जो व्यक्ति है वो अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्र के अंदर निपुण है। केमिस्ट है वो केमिस्ट अपने क्षेत्र में निपुण है। डिजाइन जो है वो डिजाइनर जो है वो डिजाइन के क्षेत्र में निपुण है। इस प्रकार से अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से उनको कार्य बांटा जाता है। के माध्यम से हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या क्रियाशील संगठन के क्या गुण है या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है और कहां ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन उपयोगी होती है, इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या क्रियाशील संगठन के क्या गुण हैं या एडवांटेजेस है। पहला, विशेष योग्यता के कारण कार्य की गुणवत्ता या क्वालिटी अच्छी होती है। जो दूसरा बिंदु है वो है विशेषज्ञों के द्वारा कर्मचारियों को निर्देश देने के कारण इस प्रकार के संगठन में ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि जो विशेषज्ञ है वो अपने क्षेत्र में निपुण है, अतः वो वर्कर्स को आसानी से डायरेक्शन या निर्देश दे सकता है। यह मानकीकरण तथा विशेषज्ञता से वृहद पैमाने पर उत्पादन या मास प्रोडक्शन में सहायक होता है। यदि किसी संक्रिया या मेथड में सुधार की आवश्यकता हो तो उसे अंतिम समय तक सुधारा जा सकता है। फैक्ट्री का विस्तार करना संभव होता है। अपव्यय कम होने से उत्पाद की मूल लागत या प्राइम कॉस्ट कम हो जाती है। कार्यभार की अधिकता नहीं होती है क्योंकि श्रमिक एक ही फोरमैन के अधीन नहीं रहता है, अतः वह स्वतंत्र महसूस करता है। श्रमिक को किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि सभी निर्देश विशेषज्ञों द्वारा ड्राइंग के साथ में दिए जाते हैं। अब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या क्रियाशील संगठन के क्या डिसएडवांटेज है या दोष है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नियंत्रण में जटिलता रहती है क्योंकि श्रमिक कारीगर सभी के नियंत्रण में रहता है। इस प्रकार अनुशासन की समस्या बढ़ जाती है। अधिक वेतन पर विशेषज्ञ
रखने से कार्य की लागत बढ़ जाती है। कारीगरों की पूरी योग्यता एवं दक्षता का उपयोग नहीं हो पाता है। दायित्वों को टालना संभव होता है। किसी विशेषज्ञ के अपने कार्य में असफल होने पर उत्पादन पर असर पड़ता है तथा सामग्री अपव्यय अधिक होती है। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी विभागों का समन्वय होना आवश्यक है, अन्यथा उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन कहाँ उपयोगी होती है? यह एक शुद्ध क्रियाशील संगठन तंत्र मुश्किल से ही मिल पाता है। जहां पर क्रियाशील के आधार पर दायित्व बांटे जाते हो, वहां पर रेखीय संबंध भी होता है। इस प्रकार का संगठन बड़े उद्योगों में, जहां भविष्य में विस्तार की संभावना अधिक होती है, उचित रहता है। के माध्यम से हम जो तीसरे प्रकार का संगठन है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका अध्ययन करेंगे। एक बड़े आकार के उद्योग, मतलब एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर प्रबंधक के लिए यह संभव नहीं है कि प्रबंध के हर भाग की ओर सावधानी पूर्वक ध्यान दिया जा सके। वह उत्पादन या प्रोडक्शन तथा विक्रय या सेल्स के कार्य में इतना अधिक व्यस्त हो जाता है कि उन्हें सही ढंग से आयोजना के कार्य को करने का समय ही नहीं मिल पाता है, अर्थात प्लानिंग के लिए उनको समय नहीं मिल पाता है। इस कारण से कुछ स्टाफ को शोध व अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य के लिए भी लगाया जाता है, क्योंकि किसी भी उद्योग की उन्नति या लंबे समय तक चलने के लिए उस उद्योग में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रकार से स्टाफ लाइन के अधिकारियों की सहायता करता हुआ विशेषज्ञता लाता है। लाइन अनुशासन व स्थिरता प्रदान करती है, जबकि विशेषज्ञ निर्देश एवं सूचना देते हुए दक्षता में सुधार करने में योगदान देता है। इस प्रकार से स्टाफ अध्ययन करने वाला तथा लाइन उसे कार्य रूप में परिणित करने वाला होता है। स्टाफ केवल उसी भाग के क्रियाकल्पों को नियंत्रित करता है जिसमें वह विशेष योग्यता रखता है। वह अपने अधिकारियों को इस क्षेत्र में संबंधित विशेष ज्ञान देता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को हम इस चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। लाइन एंड स्टाफ के क्या गुण हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? यह सुनियोजित विशेषज्ञता पूर्ण होता है, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी रहती है, विशेषज्ञ ज्ञान उपलब्ध रहता है तथा अपव्यय कम होता है। महाप्रबंधक के पास आयोजना व विस्तार जैसे कार्यों के लिए समय उपलब्ध रहता है। अनुशासन की समस्या लाइन संबंध के कारण सुलझ जाती है। अब हम लाइन एंड स्टाफ संगठन के क्या दोष हैं या क्या डिसएडवांटेज है। सबसे प्रथम, क्रियाशील संगठन की भांति इसमें विशेषज्ञ ज्ञान तथा मार्गदर्शन नहीं होता है। उच्च वर्ग में दायित्व की कमी रहने से अनुशासन अच्छा नहीं रह पाता है। उच्च वेतन व स्टाफ रखने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है। किसी भी विभाग में होने वाली ढील या स्लैकनेस कार्य को प्रभावित करती है। इस प्रकार का संगठन आजकल मध्यम व बड़े आकार के उद्योगों में अधिक पसंद किया जाता है। यह संगठन ऑटोमोबाइल उद्योगों तथा दूसरे इसी प्रकार के उद्योगों में भी प्रयुक्त किया जाता है। अब हम जो चौथे प्रकार का संगठन है, लाइन, स्टाफ व क्रियाशील, अर्थात इन तीनों का कॉम्बिनेशन लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल का
उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक विधियों, बाजार स्पर्धा तथा अन्य व्यापारिक जटिलताओं को देखते हुए एक अच्छे संगठन हेतु लाइन, स्टाफ व क्रियाशील प्रकार के मिले जुले रूप के संगठन की ही आवश्यकता होती है। इस तंत्र में अनुशासन तथा उत्पादन के नियंत्रण के लिए श्रमिक फोरमैन के सीधे नियंत्रण में रहते हैं। इसको हम लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को हम इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत गुणवत्ता का दायित्व निरीक्षक का होता है तथा वह इस कार्य के लिए क्रियाशील संगठन की तरह श्रमिक को सीधा आदेश दे सकता है। स्टाफ के अंतर्गत अनुसंधान विभाग, कच्ची सामग्री, तैयार सामग्री, अर्ध-तैयार सामग्री के विश्लेषण कार्य को रखा जा सकता है। इस प्रकार से इसमें तीनों संगठन मिल जाते हैं तथा यह संगठन अधिक जटिल हो जाता है। अब हम लाइन, स्टाफ एवं क्रियाशील संगठन के क्या गुण हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह सुनियोजित होता है, विशेषज्ञता उपलब्ध रहती है क्योंकि हर एक फील्ड के ही इसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वो उपलब्ध रहते हैं। श्रमिकों के सीधे फोरमैन के नियंत्रण में रहने से अनुशासन तथा उत्पादन पर नियंत्रण बना रहता है। श्रमिक जो होते हैं वो सीधे फोरमैन के अंडर में आते हैं। गुणवत्ता का दायित्व निरीक्षक का होने के कारण वह सीधा श्रमिक को आदेश दे सकता है क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए उसमें उसका दायित्व निरीक्षक के पास होता है या इंस्पेक्टर के पास होता है। वह श्रमिक से सीधा संवाद कर सकता है एवं उनको आवश्यकता अनुसार आदेशित कर सकता है। इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में अपव्यय कम होता है। लाइन एंड स्टाफ व क्रियाशील संगठन के कुछ डिसएडवांटेज हैं या कुछ दोषिश हैं। सर्वप्रथम, विशेषज्ञ स्टाफ रखने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है क्योंकि हर एक फील्ड के ही विशेषज्ञ एवं स्टाफ होते हैं। उनका सैलरी अधिक होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तीनों संगठनों के मिल जाने से संगठन अधिक जटिल हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग उन सभी राजकीय तथा निजी उद्योगों में प्रयुक्त होता है जहां पर अधिक जटिल प्रक्रम तथा संक्रियाएं होती हैं, जहां पर कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स बनाए जाते हैं, वहां पर इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन काफी उपयोगी होती है। जैसे रासायनिक उद्योग, राज्य विद्युत मंडल, इस्पात संयंत्र तथा अन्य बड़े उद्योग। अर्थात बड़े उद्योगों के लिए इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन, लाइन, स्टाफ एवं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा उपयोगी होती है।